हेलो 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 साथियों, क्या हाल चाल है सर? हाल चाल एकदम बढ़िया है सर। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? आज पढ़ेंगे हम इंडेस 28। सर नाम है इसका प्यारा सा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। सर चैप्टर और कंसेप्ट ऑर्गेनाइजर अगर आप देखोगे तो सर छोटा सा चैप्टर है। डेफिनेशन समझनी है आपको। किसकी सर? एसोसिएट की और जॉइंट वेंचर की। फिर दूसरा हम अकाउंटिंग करेंगे सीधा कि सर ये जो हमारी एसोसिएट है जेवीएस की अकाउंटिंग कैसे होती है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जेवी। अगर सर हम अपना स्टेक सेल कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस मेकिंग एसोसिएट, जिसमें से कि 10 नंबर का क्वेश्चन आईसीआई आराम से पूछ लेगा और अभी तक पूछा नहीं है। तो सर ये चार कंसेप्ट हमें फटाफट से देखने हैं। तो सर एसोसिएट, सर एसोसिएट से पहले हम जेवी देखते हैं। जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन हमें इंडेस 111 सिखाता है। इंडेस 111 ये बोलता है कि सर जॉइंट वेंचर चेक करने से पहले आप ये देख लेना जॉइंट अरेंजमेंट है या नहीं। जॉइंट अरेंजमेंट कब होता है? सर दो या दो से ज़्यादा पार्टी, ठीक है, जिनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट होना चाहिए और इनके बीच में जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। जॉइंट कंट्रोल कब आता है सर? जब यूनानिमस डिसीजन मेकिंग होती है। इंडेस 111 में समझ के आए हैं, जिसमें हमने सीखा था सबकी हाँ। तो सर अब यहाँ पे जॉइंट अरेंजमेंट हो गया है, तो सर इसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर, इन दोनों में से कुछ एक, कोई एक हो सकता है। क्या दोनों हो सकते हैं? दोनों नहीं, कोई एक हो सकता है। तो सर अगर ये जॉइंट वेंचर है हमारा, कब होगा सर जॉइंट वेंचर? तो सर अगर ये जो पार्टीज है, अगर इनका नेट एसेट पे राइट है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? जॉइंट वेंचर। दूसरा, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए और राइट इन नेट एसेट होना चाहिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जॉइंट वेंचर। एक और पार्ट था इसमें साथियों, जो हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया था इसमें, कि ये जो जॉइंट अरेंजमेंट में जो पार्टी है साथियों, दोनों मिलके, हमने इथेनॉल का एग्जांपल लिया था कि नितिन गडकरी और इंडियन ऑयल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? E20 बना रहे हैं। E20 बना रहे हैं या मुर्गा बना रहे हैं? सर लग तो रहा है मुर्गा ही बना रहे हैं। तो सर ये जो आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर ये आउटपुट जो है पर्सनल यूज के लिए ले लें और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, तब तो ये होगा हमारा जॉइंट ऑपरेशन। लेकिन साथियों अगर ये आउटपुट डायरेक्टली कंपनी से ही सीधा सेल कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जॉइंट वेंचर। तो प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटली तो ये डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, यानी कंपनी एक इन्होंने बना दी, दोनों ने मिलके आउटपुट बनाया, सीधे भेज दिया कस्टमर को। बेच दिया या चिपका दिया? असर लग रहा है चिपका ही दिया, क्योंकि लेना ही लेना है। तो सर ये हमारा जॉइंट वेंचर। ठीक है सर, डेफिनेशन समझ गए? सर डेफिनेशन ये याद कर लेना, इसे पेपर में लिखने के लिए आती है ये, पर याद कर लेंगे, आपने बोल दिया तो जरूर करेंगे। उसके बाद एसोसिएट। एसोसिएट क्या होती है साथियों? देखो, एक तो होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का मतलब साथियों, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20% से नीचे है, आपने किसी कंपनी के शेयर बिलो 20% लिया है, तो साथियों अगर आपका 20% से लेके और अगर 50% का स्टेक है, आपने शेयर ले रखे हैं, तो साथियों आप जो है स्पेशल बन जाते हो। ठीक है, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है उस कंपनी में, तो आप उस केस में क्या बोलोगे? ये हमारी एसोसिएट है। ठीक है, और अगर मोर देन 50% अगर आप चल गए, तो फिर तो वो आपकी क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। ठीक है साथियों, तो एसोसिएट की डेफिनेशन सिंपल है। अब सर अकाउंटिंग कैसे होगी? हमने देखो डेफिनेशन समझ ली। सर अकाउंटिंग होगी इसकी थ्रू इक्विटी मेथड। हम इसमें जो CFS बनाते हैं वो एज पर इक्विटी मेथड बनाएंगे। अब सर ये इक्विटी मेथड क्या होता है, ये आपको ना क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। अगर मैं आपको ये जो कहानी इन्होंने दे रखी है, ये साथियों डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। तो रेडी हो सारे? आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, मजा आने वाला है फुल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1.1 देख लो, एक बेसिक क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, इक्विटी मेथड समझने के लिए। तो यहाँ पे ब्लू लिमिटेड है, एक्वायर 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 25% इन्वेस्ट करते ये क्या बन जाती है? एसोसिएट बन जाती है। अब ये जो 25% स्टेक है, इसने 1,25,000 में लिया है। अब साथियों इसने जिस कंपनी को एक्वायर करा है, जो ग्रीन लिमिटेड है, उसके नेट एसेट की कैरिंग वैल्यू आपको दे रखी है 3 लाख। अब ये कैरिंग अमाउंट है, इसका फेयर वैल्यू भी आपको जरूर दे रखा होगा, ये है 4 लाख।
अभी साथियों ये जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है ये किसी असेट की वजह से होगा। वो असेट है साथियों आपके बिल्डिंग, ठीक है, और इस बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 20 ईयर है। अब यहाँ पे जो ग्रीन लिमिटेड है उसका 40,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, और उसका ओसीआई में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो 10,000 का है। आपको सबसे पहले इसने पूछा है गुडविल या कैपिटल रिजर्व बताओ ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इंड AS 110 में आप पढ़ के आए थे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, वही चीज आपको यहाँ भी निकालनी है। फिर जो ब्लू लिमिटेड है, ठीक है, ब्लू लिमिटेड शेयर इन द प्रॉफिट एंड ओसीआई फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी ये जो इन्वेस्टर है साथियों इसका ईयर एंड पे क्या बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो पूछ रहे हैं। तो इक्विटी मेथड को समझते हैं। तो इक्विटी मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, आपको सबसे पहले गुडविल निकालनी है, कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे साथियों, बहुत आसान है। पीसी आपने 25% के लिए 1,25,000 दिया है, और जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट हमारा इन्वेस्टी का आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है, उसका 25% लेना है, क्योंकि हमें 25% वर्सेस 25% कंपेयर करना है, ठीक है सर। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का जो फेयर वैल्यू है 4 लाख था, उसका 25% होगा 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है। तो साथियों 1 लाख की चीज़ हमारे पास आ रही है और 1,25,000 हम पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गुडविल होगी, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो गुडविल है ये हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों ये पीसी में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ईयर एंड में अब हम कैसे दिखाएंगे साथियों, अब वो देख लो। ईयर एंड में साथियों आप सिंपली आपको क्लोजिंग वैल्यू पता लगानी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो कितना हो गया। तो साथियों क्यूए में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा इन्वेस्टी है उसका प्रॉफिट था 40,000 और उसमें हमारा 25% स्टेक है, तो साथियों 10,000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब साथियों हमने ये देखा कि जो फेयर वैल्यू है और कैरिंग अमाउंट है ऑफ नेट एसेट उसमें डिफरेंस है। कितना डिफरेंस था सर, 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख का डिफरेंस था। अब इस एक्सेस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन भी लगाओगे, तो साथियों डेप्रिसिएशन से तो वैल्यू हमारी कम होती है। तो साथियों आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये रहा, डेप्रिसिएशन लगाओगे इस 1 लाख पे डिवाइडेड बाय 20 लाइफ ऑफ बिल्डिंग इनटू इसमें हमारा शेयर कितना है 25%, तो 25% लेके ये आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन पोर्शन। तो साथियों बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा जो प्रॉफिट था, हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो हमने लिखा, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ये हमारा शेयर इन प्रॉफिट आ गया। तो ये पीएल वाला हमारा शेयर है, जो इन्वेस्टी है उसका पीएल में हमारा इतना शेयर है। अब इन्वेस्टी का ओसीआई भी दे रखा है आपको, सर ओसीआई कितना दे रखा है, सर यहाँ 10,000 दे रखा है, तो ओसीआई में भी हमारा 25% होगा, ठीक है। तो साथियों इन्वेस्टी के पीएल और ओसीआई में हमारा कितना शेयर है वो हमने निकाल लिया, 87502500। अब आपको क्या करना है कि डे 1 में हमने 1,25,000 का इन्वेस्ट किया था, फिर हमने पीएल में हमारा शेयर इतना है, ओसीआई में इतना शेयर है, और ये हमारा आ गया फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। यही है साथियों इक्विटी मेथड, कुछ भी नहीं है और, ठीक है सर। उसके बाद आप देख रहे हो कि जनवरी 21 में आपके एग्जाम में आए, ठीक है, इक्विटी मेथड ही। तो सर इस क्वेश्चन को करा दो। देखो इस क्वेश्चन में कराने लायक कुछ नहीं है, जो काम की बात है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बिग लिमिट जो है इन्वेस्टर है और डिग लिमिटेड जो है इन्वेस्टी है, ठीक है। हमने 35% स्टेक के बदले 3 लाख इन्वेस्ट करें, और जो इन्वेस्टी है हमारा डिग लिमिटेड उसके नेट एसेट की कैरिंग अमाउंट 5,60,000 है और फेयर वैल्यू 6,50,000 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट, ये किसी असेट की वजह से होगा, वो असेट आपको दे रखे, इस पर डेप्रिसिएशन आपको निकालना होगा, ठीक है सर। इतना पार्ट तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। फिर डिग लिमिटेड जो इन्वेस्टी है उसका प्रॉफिट 1 लाख है
और उसने डिविडेंड पे करा है 11,000 का, पेड अ डिविडेंड ऑफ 11,000, ठीक है, इस प्रॉफिट में से। फिर डिग लिमिटेड का लॉस है 15,000 का ड्यू टू डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, आपका ओसीआई में पड़ा हुआ है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था ओसीआई में, इस क्वेश्चन में लॉस है ओसीआई में। सर कैसे करेंगे ऐसा? तो सबसे पहले तो आपको इसमें गुडविल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गुडविल निकाल लोगे। क्या इन्होंने गुडविल निकाल के दी आपको? इन्होंने नहीं दी, हम निकाल लेंगे। तो साथियों पीसी आपने दिया है 3 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ले लोगे 6.5 लाख का 35%, तो ये आ गया। तो साथियों ये आ गई आपकी गुडविल। अब ये गुडविल आपकी ऑटोमेटिकली इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है सर। इस क्वेश्चन में लर्निंग आपके लिए जो नहीं है कि सर जो डिविडेंड है अगर वो इन्वेस्टी पे करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो साथियों सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको कि सर डिविडेंड जब इन्वेस्टी कंपनी डिक्लेयर करती है उससे पहले का सोचो आप, सिंपल बता रहा हूं। उससे पहले क्या होता है, इन्वेस्टी का जो भी प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर उतना अपना जो शेयर होता है अकॉर्डिंगली वो ऐड कर लेता है, ठीक है, इन्वेस्टर। लेकिन साथियों जब ये डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा उसके बाद तो इन्वेस्टी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा ना। सर कैसे कम होगा? सर प्रॉफिट में से ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हमारा जो प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो सर सिंपल सी बात है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टी के प्रॉफिट में अपना स्टेक ऐड करेगा, और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है उसमें अपना स्टेक जो है, अब उसका प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए वो इन्वेस्टर जो है इसको माइनस कर देगा। बस इतनी सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज मैं आपको क्यूए में दिखा देता हूं। देखो यहां देखो, आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया 3 लाख, इसमें गुडविल इंक्लूड है। उसमें उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, सर वही प्रॉफिट है उसमें अपना स्टेक माइनस डेप्रीशिएशन आप माइनस कर लोगे, वही ड्यू टू कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है। ये 3625 आ गया, ये आपने यहाँ लिख लिया। फिर डिविडेंड जो इन्वेस्टर को मिलेगा वो ये माइनस कर लेगा। फिर जो ओसीआई है, ओसीआई में 15,000 में 35%, तो ये लॉस है, ये भी माइनस कर लेगा। तो साथियों ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा फाइनली। इजी पार्ट था सर, इजी था। बाकी साथियों इसमें यही है, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आप सर यूएसपी बता दो अपने टीचिंग की। सर यूएसपी ये है, मैं निचोड़ बता देता हूँ आपको कि इक्विटी मेथड में होता क्या है। सर सिंपल सी बात है, इन्वेस्टी का पीएल का जो बैलेंस है, ओसीआई का बैलेंस है, अदर इक्विटी का बैलेंस है, इसमें हमारा जितना परसेंट स्टेक होता है उसे उठा के हम इन्वेस्टर जो है अपनी डे वन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता है। दूसरी बात, पीएल का बैलेंस उठा रहा है तो अपने भी पीएल में ऐड करेगा, ओसीआई का उठा रहा है तो अपने ओसीआई में, अदर इक्विटी का बैलेंस उठा रहा है तो अपने अदर इक्विटी में, ठीक है। दूसरा डिविडेंड का तड़का दोबारा बता देता हूँ, पीएल जो है इन्वेस्टी के प्रॉफिट को बढ़ाता है इसलिए इन्वेस्टर ऐड करता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये पीएल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इसलिए इन्वेस्टर भी अकॉर्डिंगली उसे माइनस कर लेता है। बस इतनी सी बात है साथियों। उसके बाद साथियों एक अनरियलाइज गेन का प्रॉफिट है जिसे हम बोलते हैं फेक गेन, इंडेक्स 110 में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, वही चीज यहाँ पे भी है साथियों। तो साथियों यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। सर डाउन स्ट्रीम कब होगा? सर जब इन्वेस्टर सेल कर रहा है इन्वेस्टी को, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम। तो सर इसमें क्या होगा, यहाँ पे चित्र बना रखा है आपका प्यारा से, ठीक है। इस चित्रकारी से समझते हैं, इन्वेस्टर ने एसोसिएट को माल बेचा, ठीक है। कितने का बेचा सर? 10,000 का बेचा, 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। अब ये जो माल है ये एसोसिएट के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब साथियों ये इन्वेस्टर का एसोसिएट में कितना परसेंट स्टेक है? 40%, ठीक है। निचोड़ बता रहा हूँ बिल्कुल। तो साथियों इन्वेस्टर को इस एसोसिएट से केवल 40% ही मतलब है, 60%
कोई मतलब नहीं है, ये बात आप समझ लो इसमें। यानी ये 40% ही अपना है, 60% ही आउटसाइडर है। तो साथियों ये स्टॉक अगर अनसोल्ड है और प्रॉफिट इस स्टॉक पे हमें 10,000 का हुआ है, तो साथियों ये 40% तो अपनी है। तो 40% हमारे लिए क्या है, अनरियलाइज गेन है। तो इन्वेस्टर क्या है, 40% जो है एलिमिनेट करेगा, यानी अपने प्रॉफिट को कम करेगा और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को भी कम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। वहीं सर अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में इन्वेस्टी सेल करेगा इन्वेस्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएट ने सेल करा है इन्वेस्टर को। ठीक है, ये एरो इस तरफ दिखा देते हैं, इसकी दिशा बदलो भाई, अभी बदल देते हैं। ये साथियों दिशा, एसोसिएट ने सेल करा है इन्वेस्टर को। अब वही 10,000 के प्रॉफिट पे सेल करा है। तो साथियों ये जो स्टॉक है ये अनसोल्ड है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट किसकी बुक में दिख रहा होगा, एसोसिएट की बुक में। अब ये जो एसोसिएट है अपनी 40% है, तो इन्वेस्टर जब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेगा तो 40 पर ये जो इसका 40% है इसे एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पे एक कैच है, ध्यान से सुनना। ये अप स्ट्रीम के केस में ये जो स्टॉक है ये पड़ा हुआ है इन्वेस्टर के पास, और हम सारी एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं सर, सारा का सारा खेल हम सीख रहे हैं इन्वेस्टर की बुक में। तो सर वो पीएल को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो इन्वेंट्री को कम करेगा, उसकी इन्वेंट्री कम हो रही है। क्योंकि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री किसके पास पड़ी होती है, इन्वेस्टर के पास। जिसने पहले पढ़ रखा साथियों क्विकली कैच कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 है अपस्ट्रीम का। और तो साथियों सिनेरियो ए में क्या चल रहा है, एम लिमिटेड इन्वेस्टेड 40% शेयर कैपिटल, इन्वेस्टेड इन 40% शेयर कैपिटल ऑफ एन लिमिटेड। तो साथियों ये बन जाएगी हमारी एसोसिएट। ड्यूरिंग द ईयर एन लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री टू एम लिमिटेड, तो एन ने सोल्ड करी है एम को, तो ये हमारा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो गया। वैल्यू ऑफ 10 लाख। ठीक है, इसमें 10% का आपका प्रॉफिट भी है, यानी 1 लाख का प्रॉफिट भी है इसमें। आउट ऑफ द अबव इन्वेंट्री एम लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री 6 लाख टू आउटसाइड कस्टमर। तो 60% तो इन्वेंट्री बिक चुकी है, 40% रिमेनिंग है। तो ये जो 40% इन्वेंट्री है 4 लाख की, इस पे साथियों अनरियलाइज प्रॉफिट आपको निकालना है। अब ये साथियों इन्वेंट्री एम के पास पड़ी है, तो एम जो है अपना इन्वेंट्री कम करेगा। ठीक है, दूसरा अपना पीएल कम करेगा। तो आ जाओ, एन ने एम को सोल्ड करी है, 10 लाख में से आपका 6 लाख सोल्ड है, 4 लाख अनसोल्ड है। इस पे प्रॉफिट कितना हो गया सर, 40,000। तो पीएल को कम कर देगा और इन्वेंट्री को कम कर देगा। इजी है सर, इजी है। अब जो दूसरा केस है साथियों हमारा सिनेरियो बी, उसमें क्या चल रहा है आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेरियो बी में इन्वेंट्री सोल्ड बाय एम टू एन, तो साथियों ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो गया। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, तो साथियों अनरियलाइज प्रॉफिट वही तो होगा 40,000। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आ जाओ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को कम किया था, यहाँ इन्वेंट्री को कम नहीं करोगे, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम करोगे। बस इतना ही फर्क है साथियों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। देखो पीएल तो दोनों के केस में डेबिट होगा, बस यहाँ पे इन्वेंट्री कम हो जाएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कम हो जाएगा। इजी है सर बिल्कुल। उसके बाद जो आपका मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.6 एग्जाम में आ रखा है साथियों। सर यहाँ पे तो लिखा नहीं, लिख देंगे, लेकिन एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, सुमेरू लिमिटेड होल्ड 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर ऑफ मैरू लिमिटेड। तो मैरू क्या बन जाएगी, कौन सी मैरू है, मेहरारू नहीं, मैरू।
मैरू लिमिटेड एक कैब भी स्टार्ट हुई थी मैरू के नाम से, तो साथ ही एसोसिएट बन जाएगी। सर कितने में लिया ये 35% स्टेक? 3 करोड़ में। ठीक है, यहाँ पे लिखा सुमेरू लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 3,50,000 टू मैरू। तो ये साथियों हमारा डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो गया। इसकी जो कॉस्ट है साथियों 3 लाख है। 3 लाख का माल 3.5 लाख में चिपका दिया। आउट ऑफ दिस गोल्ड कॉस्टिंग 1 लाख टू मैरू लिमिटेड वाल इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो साथियों 1 लाख का जो स्टॉक है वो अनसोल्ड है। साथियों जो मैरू लिमिटेड है उसका पीएल स्टेटमेंट में लॉस है 1 करोड़ का। ठीक है, आपसे पूछ रहे वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैरू लिमिटेड ऑन March 31, 2002 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आज देखते हैं। तो देखो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारा कम होगा, ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल। हमने 3 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, उसमें जो 1 करोड़ का लॉस था उसमें 35% इन्वेस्टर का शेयर है, तो वो कम कर दोगे 35 लाख। फिर आपको अनरियलाइज गेन निकालना है, ये आपको माइनस करना है। अब सर यहाँ देखो, तो मैरू को माल सेल किया, ठीक है, 3 लाख का, 3,50,000 में 50,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें से 2.5 लाख का तो बिक गया, जो 1 लाख अनसोल्ड है साथियों, इस पे आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। तो साथियों आप यूनिटरी मेथड लगा लोगे। देखो 50,000 का प्रॉफिट ऑन 3.5 लाख, तो 1 लाख पे कितना प्रॉफिट होगा जो 1 लाख अनसोल्ड है? सर ये आएगा 14,286। अब इस 14,286 में हमारा शेयर कितना है सर? 35%, वो निकाल लोगे, आ जाएगा 5,000। तो यहाँ से 5,000 लेस कर लोगे, ये फाइनली आपका क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। ईजी था सर, बेहद ही ईजी था। इसका बी पार्ट ये कह रहा है, अगर मैरू लिमिटेड ने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया होता और डिविडेंड दिया होता 75 लाख का, तो सर ये तो ईजी है। इसमें क्या करना है, 1.5 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें 35% ये ऐड कर दोगे, डिविडेंड 75 लाख का वो माइनस कर दोगे, और ये 5,000 का ये तो हमने कैलकुलेट करा ही था, तो कुछ है ही नहीं इसमें। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ऐसा कब होगा सर? सर जब हम कुछ पार्ट अपना एसोसिएट का कुछ स्टेक बेच देंगे। तो वही है साथियों, ये एंट्री आपको दे रखी है, ठीक है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं और उससे समझ लेते हैं इस वाली एंट्री को। आ जाओ, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7 है, ठीक है। सी डी लिमिटेड हेल्ड 50% वोटिंग पावर ऑफ आर एस लिमिटेड, ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर है हमारी। अब सर इसका जो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है। ना 50% स्टेक में से आपने 20% स्टेक सेल कर दिया टू अ थर्ड पार्टी 80,000 में। अब मुझे आपको ये बताना है कि सर अगर हमने 50% में से 20% सेल कर दिया, क्या ये स्टिल हमारा ज्वाइंट वेंचर है? सर इसमें चेक करना पड़ेगा कि सेल करने के बाद स्टिल क्या हमारे पास ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है इसमें, इसका मतलब यूनानिमस डिसीजन मेकिंग है। अगर नहीं है तो जैसे ही ज्वाइंट अरेंजमेंट लूज होता है साथियों, हमारा ये ज्वाइंट वेंचर भी नहीं रहेगा। तो जो 30% आपका इंटरेस्ट है जो आपके पास रिटेन्ड है साथियों, 1,20,000 है। ठीक है सर, तो साथियों आ जाओ देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1.7 की अजम्पशन क्या है कि 20% सेल करते ही साथियों कोई जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो ये जॉइंट वेंचर हमारा है नहीं। तो हम जॉइंट वेंचर को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। सर कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे? सर कैरिंग अमाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आपने डी रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, बदले में हमारे पास आया क्या? सर 80,000 रुपीज़ आ गए। सर 30% हमारा रिटेन भी तो है, हमने पूरा जॉइंट वेंचर थोड़ी ना बेचा है। जो 30% आपने रिटेन कर रखा है वो 1,20,000 पे आप दिखा दोगे। सर 1,20,000 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ दे रखा है सर? ये दे रखा है, जो 30% रिटेन है उसकी वैल्यू 1,20,000 है। अब सर यहाँ पे आपका कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो आपका गेन होगा, तो 1 लाख का आप गेन लिख लो। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, इसी में आप ये अजम्पशन भी ले सकते हो कि सर हमारा ज्वाइंट कंट्रोल है और ये हमारा ज्वाइंट वेंचर है अभी भी। तो उस केस में साथियों आप
प्रोपोर्शनेटली डी रिकॉग्नाइज करोगे, यानी जैसे आपने पूरा 1 लाख डी रिकॉग्नाइज करा था वो नहीं करोगे आप, 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, आप 20% डी रिकॉग्नाइज कर लोगे तो वो कितना आ रहा है 40,000। इसके बदले पैसा कितना आया सर 80,000, यहाँ पे गेन कितना आ रहा है 40,000, तो यहाँ पे गेन आपका कितना आ रहा है 40,000। ईजी है सर, ईजी है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर बाय इन्वेस्टी टू अदर। अब सर वो कह रहा है कि टाटा मोटर ने अपना स्टेक नहीं बेचा, जो इन्वेस्टी है उसने सर न्यू शेयर इशू कर दिया मार्केट में। अब न्यू शेयर इशू होते ही सर टाटा मोटर का स्टेक ऑटोमेटिकली कम हो गया, यानी बिना करे बहुत कुछ हो गया टाटा मोटर के लिए। तो यही सेम कंसेप्ट इंडियाज 110 में भी है। तो मैं आपको थोड़े फिगर के साथ ही समझाता हूँ कि टाटा मोटर का ये टीपी मैरीगोल्ड है, ठीक है। टीपी मैरीगोल्ड में 40% स्टेक था, यानी पहले इसका इक्विटी शेयर 100 थे, उसमें से 40% इसने इन्वेस्ट कर रखा था, यानी 40 शेयर ले रखे थे, और टीपी मैरीगोल्ड के पास 60 थे। अब यहाँ पे टीपी मैरीगोल्ड ने अपना शेयर इशू करा तो 60 शेयर इशू करे, तो ये हो गया 160। अब ये 60 शेयर जो इशू करें ये अदर पार्टी को करें या अदर के पास हैं, तो ये हो गया 120। अब आप 40 डिवाइडेड बाई 160 करोगे तो 25% आ गया। तो बैठे बिठाए टाटा का जो स्टेक है वो 40% से 25% आ गया। तो साथियों इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.8 है, इसको आप करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको 1.8। तो 1.8 में क्या हो रहा है साथियों, AB लिमिटेड होल्ड 30% इंटरेस्ट, ठीक है। 300 लाख इसकी जो कॉस्ट है, इसकी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है नेट एसेट की 900 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल 30 लाख, खुद ही निकाल के दे दी वैल्यू ऑफ गुडविल। एक्विजिशन के बाद AB लिमिटेड अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर इक्विटी मेथड, ठीक है। इसकी कैरिंग वैल्यू आपको 360 लाख दे रखी है, ठीक है। द एसोसिएट हैज नाउ इशूड, जो आपकी एसोसिएट है उसने कुछ शेयर इशू करे हैं 800 लाख में, और इसकी वजह से AB लिमिटेड जो है, जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टर है, उसका जो स्टेक है वो कम हो गया है, वो 20% पे आ गया है। आपको ये बताना है हाउ AB लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर सच रिडक्शन इन इंटरेस्ट इन एसोसिएट। आ जाओ समझ लेते हैं। सर 10% से हमारा स्टेक कम हो गया है, पहले 30 था अब 20 आ गया है। हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा जॉइंट कंट्रोल स्टिल एग्जिस्ट करता है और जो इन्वेस्टी है वो एसोसिएट है। तो सर जो हमारी एसोसिएट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उसे हम 10% से गिरा देंगे। सर कैसे गिराएंगे, देखो इसकी कैरिंग अमाउंट 360 लाख है, ठीक है। 10% आप गिरा रहे हो तो 10% डिवाइडेड बाय 30% करोगे तो 120 लाख से ये आपका गिर गया, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, ठीक है। ये आपका, अब इसके बदले आपके पास आया क्या है, सवाल ये है। सर इसके बदले हमारे पास कुछ नहीं आया, पैसा वैसा तो आया नहीं। लेकिन साथियों यहाँ पे मजेदार बात यह है कि हमारे एसोसिएट ने जब ये शेयर बेचे तो उनके पास तो 800 लाख आए हैं, और उस 800 लाख में हमारा 20% है, तो सर हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 160 से बढ़ जाएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.10, एग्जाम में आ रखा है साथियों नवंबर 20 में। तो यहाँ पे एंटिटी ए है, इस एंटिटी का 20% कंट्रोल है बी में, इसका मतलब बी जो है एसोसिएट है, और जो बी है उसकी एक सब्सिडरी है होली ऑन्ड सी, ठीक है। अब बी ने क्या करा है, ये जो होली ऑन सब्सिडरी है इसमें से इसने 20% शेयर बेच दिया, ठीक है। तो अब आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है साथियों, इतना आसान क्वेश्चन है ये, और ये आपको सारी कहानियां दे रखी हैं जो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में समझा दी, ठीक है। अगर मैं आपको बी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊं बी की, तो बी ने साथियों असेट दिखा रखी है 1000 की और इक्विटी भी है 1000 की, बी की बात कर रहे हैं।
सेल करने से पहले की बात है। अब बी ने क्या करा है साथियों, 20% शेयर सेल कर दिया है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जब 20% शेयर सेल होंगे तो ऑब्वियसली बात है एनसीआई बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा सर? बिल्कुल बढ़ेगा। और कितने में सेल करा है सर आपने? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सेल करा है 300 में, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सर इसको सेल करने की वजह से हमें क्रेडिट हुआ है इन एंटिटी बी इक्विटी ऑफ ₹100। मतलब ये कह रहा है कि 100 का आपको गेन भी हुआ है। ठीक है, तो साथियों 1000 आपका, ये 1000 आपका IN है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो जब आप सेल कर रहे हो 20% एनसीआई बढ़ जाएगा तो प्रोपोर्शनेटली बनेगा इन प्रोपोर्शनेट टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि देख के आपको डरा देगा, डरा देगा। ठीक है, डरना नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे बी की बुक में आप देख लो सर, 300 रुपये आ गए हैं, एनसीआई हमारा 200 से बढ़ जाएगा, और हमें जो 100 रुपये का गेन हुआ है ये चले जाएगा कॉन्सोलिडेटेड अदर इक्विटी में। अब ये गेन किसको हुआ है? ये हुआ है बी को। लेकिन हमें ये पता है कि बी का जो भी गेन हो रहा है उसमें ए का जो है 20% स्टेक है, तो ए 20% उस गेन में से भी ले जाएगा। तो हमारा जो एंटिटी बी में इन्वेस्टमेंट है साथियों 200 का है। सर कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी बी है ए का, वो 200 का है। ठीक है सर, लेकिन सेल करने के बाद जो बी को प्रॉफिट हुआ है 100 का, इस 100 में ए क्या करेगा? 20% अपना शेयर ले लेगा। बस साथियों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि बी का प्रॉफिट अगर अदर इक्विटी में आ रहा है तो ये ए की बुक्स में भी अदर इक्विटी में ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो 220 का ये हो गया। तो गेन आप कैसे दिखाओगे? एंट्री के फॉर्म में दिखा देना, हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बढ़ जाएगा 20 से, और शेयर इन प्रॉफिट जो है वो अदर इक्विटी में जाएगा, ये ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में कुछ भी झगड़म नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.11 में आते हैं साथियों। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1.11 है ना, ये इंडेस 102 से लिंक है। तो सर आपने इंडेस 102 में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इसमें इंडेस 28 का तड़का है। तो यहां पे देख लो, बीटा लिमिटेड इन्वेस्टी हैज इशूड 2000 इक्विटी शेयर। ठीक है, 2000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है। ऑन दिस डेट बीटा लिमिटेड इशू 1000 शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, इंडियाज 102 का जो शेयर ऑप्शन है वो इसने इशू कर दिया, यानी ईसॉप है, कन्वर्टेड इनटू 1000 इक्विटी शेयर। ठीक है, यानी शेयर बेस्ड प्लान है, इक्विटी शेयर प्लान है, इक्विटी सेटल्ड प्लान है। और ग्रांट डेट पे इसकी फेयर वैल्यू है ₹1। ठीक है, सिंप्लीफाई वैल्यू दे रखी है। और ऑप्शन विल वेस्ट ओवर 5 ईयर एंड ऑल 1000 ऑप्शन आर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट। तो वेस्टिंग पीरियड इसमें 5 ईयर है। जो बीटा है आपका, रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड रेम्यूनरेशन एक्सपेंस ऑफ 200 इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑफसेट क्रेडिट टू इक्विटी इन द करंट ईयर। ठीक है, तो ये बता रहा है जो शेयर बेस एक्सपेंस है वो उसने 200 का रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, खुद ही सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है धीरे धीरे आपको। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा वो आंसर भी खुद ही देते जाएगा आपको। फिर ये अल्फा लिमिटेड जो इन्वेस्टर है साथियों, इसकी वजह से ही मैंने इस क्वेश्चन को इंडेस 28 में डाला है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है साथियों 600 शेयर होल्ड कर रहा है इसके बीटा के। फिर ये कह रहा है अल्फा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बीटा। ऑब्वियसली बात है साथियों, बीटा के 2000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 600 शेयर किसने ले रखे हैं सर? अल्फा ने ले रखे हैं। यानी टोटल कितना स्टेक है सर? 30% का स्टेक आ रहा है। 600 डिवाइड बाय 2000 करोगे 30% आ जाएगा। अल्फा रिकॉग्नाइज शेयर ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस इन इट्स प्रॉफिट लॉस। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टेड। ठीक है, ठीक है। एट द एंड ऑफ vesting period all option vest are exercised. The exercise price is ₹3 per option, face value is ₹1 per option. ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये समझ लेंगे इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड एंड अल्फा लिमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का आपको करना है अभी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कैसे करेंगे साथियों, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था अल्फा का जो स्टेक है वो 30% है। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। और बीटा ने जो शेयर इशू करे हैं उसकी डिटेल हमने यहाँ लिख ली। फर्स्ट ईयर में साथियों बहुत ही सिंपल है,
जो एक्सपेंस है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर आप बुक करोगे हौले हौले, तो टोटल 1000 का एक्सपेंस है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो इंटू ₹1 डिवाइडेड बाई 5 ईयर है, तो ₹200 का एक्सपेंस आपका करेंट ईयर में बुक हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे देखो अल्फा का जो है 30% स्टेक है, तो ये जो एक्सपेंस बीटा ने बुक करा है, अल्फा उसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बुक करेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो भी खर्चा है उसका 30%, यानी 200 का 30% कितना हो गया, ₹60 जो है अल्फा बुक कर लेगा अपनी बुक्स में फर्स्ट ईयर में। बस इतना काम करना है आपको। ठीक है सर, इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन आपसे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन 5th ईयर इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो 5th ईयर में क्या एंट्री पास होगी, और किसकी बुक्स में पूछ रहा है, केवल बीटा की बुक्स में, यानी जो इन्वेस्टी है। तो साथियों बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको ये वाला डाटा यूज करना है, ये एक्सरसाइज वाला डाटा है। ठीक है, कि फेस वैल्यू ₹1 है और एक्सरसाइज प्राइस ₹3 है। तो आ जाओ। तो साथियों एक्सरसाइज प्राइस मतलब कितना कैश हमें एम्प्लॉय देगा, तो एम्प्लॉय हमें ₹3 पे कर रहा है। ठीक है, और ₹1 जो है वो क्या है, सॉरी ₹3 उसने पे कर दिया। ठीक है, ये बात हमने समझ ली सर, हमने समझ ली, टिक लगा लेते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आप लिखोगे, तो ₹1 का आपने फेस वैल्यू लिख दिया, 1000 यहाँ पे आ गया। और एसपीआर में साथियों ₹3 जाएगा, क्योंकि टोटल शेयर जो है ₹4 का आ रहा है। सर कैसे ₹4 का आ रहा है, यहाँ देखो हमने ₹3000 तो उससे ले लिए, प्लस हमने जो 5 ईयर में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा था शेयर ऑप्शन इशू करने की वजह से, उसको आप डेबिट कर दोगे, उसको आप यूटिलाइज कर दोगे। यहां से ये पता लग रहा है साथियों कि ये जो शेयर है ना, ये एक्सरसाइज रेट पे ₹4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू आपने लिख ली और एसपीआर में 3000, ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। तो ये 4 जो एक तरीके से आपका क्या है, मार्केट प्राइस है। इजी है सर, कुछ था ही नहीं इसमें। लेकिन साथियों यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट होगा, जैसे ये शेयर एक्सरसाइज होंगे ना, उसके बाद क्या होगा साथियों, यहाँ पे देखो अल्फा का बीटा में 30% जो स्टेक था वो कम हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। जैसे ही इस बीटा लिमिटेड ने जो शेयर ऑप्शन दिए हैं अपने एम्प्लॉय को, जैसे ही वो एक्सरसाइज होंगे, वैसे ही इसका जो स्टेक है वो कम हो जाएगा। सर कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो बीटा लिमिटेड ने 2000 शेयर पहले इसके आउटस्टैंडिंग थे, 1000 शेयर और दे दिए, तो टोटल 3000। इस 3000 में अल्फा का स्टेक तो स्टिल 600 शेयर का है, तो अल्फा का स्टेक ऑटोमेटिकली कितना हो गया, कम हो गया साथियों। तो अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंड AS 28 का यही तड़का है। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट समझाता हूँ आपको। तो थर्ड वाले पॉइंट में आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड कंप्यूट द लॉस ऑन डायल्यूशन। शेयर इशू करने की वजह से जो इन्वेस्टर है उसका स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, तो डाइल्यूशन में इसने खुद ही बता दिया लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑन डाइल्यूशन ऑफ शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड एंड पास जनरल एंट्री फॉर द सेम। बीटा की जो नेट एसेट है साथी वो 1000 की है बिफोर शेयर आर इशूड। तो आज वो करना कैसे है, आपके लिए बिल्कुल नया तड़का है ये, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो साथियों अल्फा का जो नेट एसेट में स्टेक है साथियों 11000 का 30% यानी 3300 है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो साथियों ये एक तरीके से उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन अभी तक उसने जो शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस है जो उसने रिकॉग्नाइज, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, जो उसने अपनी बुक में रिकॉर्ड करा था। और क्यों रिकॉर्ड करा था, क्योंकि जो इन्वेस्टी है वो शेयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है सर। तो सर हमारा जो शेयर था इन SBP एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टी वो कितना था सर, ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर 300। तो 3300 में से 300 माइनस कर लोगे, यानी ये जो 30% स्टेक है साथियों हमारा,
इसकी वैल्यू एक तरीके से 3000 है, इसकी वैल्यू 3000 है। अब ध्यान से सुनो, शेयर इशू हो जाने के बाद जो हमारा बीटा लिमिटेड है, इन्वेस्टी है साथियों, उसके पास 3000 का कैश आ रहा है शेयर इशू करने की वजह से। पहले से नेट एसेट 11,000 का था, प्लस 3000 का इसके पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो इसका नेट एसेट बढ़ गया। अब इसमें हमारा रिवाइज स्टेक कितना है, 20%। तो 20% के हिसाब से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2800। तो साथियों आप ध्यान से देखो, बीटा लिमिटेड ने जो शेयर इशू करे उसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 3000 होना चाहिए था, उस इंस्टेड अब कितना हो गया, 2800। तो साथियों जो शेयर इशू करे बीटा लिमिटेड ने, उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है 200 का। ठीक है, तो एक यूनिक पार्ट है साथियों, मैं खुद ही कह रहा हूँ आपसे, एग्जाम में इस वाले पार्ट को बिना देखे अगर आप जाओगे तो एग्जाम में रायता फैला के आओगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फैलाएंगे रायता, इसको कर लेना भैया, कर लेंगे सर आप बोल रहे हो तो इसी के साथ साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। एक आपका क्वेश्चन बचा है लॉस मेकिंग एसोसिएट का, वो मैं आपको करा देता हूं। तो ये साथियों अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं करा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉस मेकिंग एसोसिएट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो साथियों लॉस मेकिंग एसोसिएट समझने के लिए मैं सिंपल से आपसे बात करता हूँ कि आपने रिलायंस के शेयर लिए हैं। कितने शेयर लिए हैं सर, हम तो 10 लाख रुपए के शेयर ले लिए। अब शेयर लेते ही अगले दिन ही वो नेगेटिव में चले गए, तो हम तो सर नेगेटिव में दिखा देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस शेयर नेगेटिव 10,000, 50,000, 1 लाख, जितने भी वो नेगेटिव में गए पूरे पैसे डूब गए सर, दिखा देते हैं। लेकिन साथियों वही आपकी कोई एसोसिएट है, आपने रिलायंस के शेयर लिए हैं, इस तरीके से लिए हैं कि आपका रिलायंस में 20% स्टेक आ गया है, 25% स्टेक आ गया, तो आपकी बन गई हो एसोसिएट। अब जैसे ही आपने उसके शेयर लिए, किस्मत इतनी खराब थी, फिर वो दोबारा नेगेटिव में चले गए, तो क्या सर हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल दिया है, बात समझ में आ रही है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि हमारी जो एसोसिएट है अगर वो लॉस लॉस दिखाए, ठीक है, लॉस में चले जाए, तो क्या हम लॉस दिखा सकते हैं अपनी बुक्स में, तो ये टॉपिक आपको समझाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमने उस कंपनी के इक्विटी शेयर तो लिए ही लिए हैं, इक्विटी शेयर लेते ही वो हमारी क्या बन गई है, एसोसिएट। हमने उसके प्रेफरेंस भी लिए हैं, ठीक है, हमने उसको लोन भी दिया है, तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट सर इसी कंपनी में है, ये समझ लो। हम इस कंपनी के भरोसे ही जी रहे थे, हमारे एडवाइजर ने बोला था इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो हमने कर दिया। अब साथियों जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ठीक है, ईयर 1 की बात चल रही है। अब सर इसमें क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर है और आपने जो लोन गिवन है, इसके लिए जो रेलेवेंट इंडेक्स है वो 109 है, तो 109 के हिसाब से आपको चलना है। तो 109 ये बोलता है कि भाई आपको 50,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो आप इसे 4.5 लाख पे दिखाओ। सर 50,000 का लॉस कैसे हो गया सर, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया आपको, तो आप इसे 4.5 लाख पे दिखाओगे, तो यही दिखाया है साथियों, आप एडजस्टमेंट एज पर 109 कर रहे हो। इसी तरीके से लोन गिवन, ये भी आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 50,000 का, तो इसकी वैल्यू हो गई है 2.5 लाख। क्लियर है बात, यस सर। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूं। सर ये लॉस मेकिंग एसोसिएट का क्वेश्चन है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, जिसे हमने लिखा था ओपनिंग वैल्यू में, और ये आपका लॉस था 50,000। 50,000 का लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया, कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद 16 लाख का लॉस हमारा जो है एसोसिएट में लॉस आ गया है। ठीक है, अब हमारी इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की है, लॉस 16 लाख का है, तो क्या 16 लाख का लॉस हम बुक कर दें सर, कैसे बुक करना है आपको ये चैप्टर सिखाएगा। आपकी सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 10 लाख है, तो आप मैक्सिमम लॉस 10 लाख का ही बुक कर सकते हो। तो क्या, ठीक है, तो आप 10 लाख का लॉस यहाँ पे दिखा दो, तो इक्विटी 10 लाख माइनस 10 लाख ये तो हो जाएगा 0। अब बचा हमारे पास 16 लाख, तो साथियों ये जो 16 लाख बचा है ना, 6 लाख रुपीज बचा है ना, वो कैसे एलोकेट होगा,
पहले आप प्रेफरेंस में एलोकेट करोगे, फिर लोन गिवन में एलोकेट करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो सर 6 में से 4.5 लाख का लॉस एडजस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस पड़ा हुआ है, 4.5 लाख यहाँ एडजस्ट हो गए 6 में से। अब बचे कितने, 1.5 लाख, 1.5 लाख यहाँ से एडजस्ट कर लो। तो यहाँ से एडजस्ट करने के बाद स्टिल लोन गिवन में आपका एक बैलेंस बचा हुआ है 1 लाख। तो आपको समझ में आ गया कि हमारी एसोसिएट अगर लॉस बेयर कर रही है तो सारा का सारा लॉस आप अवेलेबल बैलेंस के अकॉर्डिंगली सेट ऑफ कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बस ये बात लर्निंग वाली पॉइंट है, ठीक है। ये बात हो गई ईयर 1 में। अब सर हालात कभी ना कभी तो बदलेंगे सर, बिल्कुल, दिन कभी एक जैसा ही नहीं रहता। तो ईयर 2 में आपका जो ईयर 1 में क्लोजिंग बैलेंस था जो कि बहुत ही खराब था, अब वो आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो सब यहाँ पे भी वही मैकेनिकल प्रोसेस है जो आपने ईयर 1 में करा था। सबसे पहले 109 की एडजस्टमेंट कर लो। तो प्रेफरेंस जो है आपका 50,000 का यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे अगेन 50,000 का लॉस हो गया। अच्छा, यहाँ पे लोन गिवन 1 लाख था, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ साथियों, इसलिए फटाफट आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सब सामने है ही। अब यहाँ पे साथियों एक मजेदार पॉइंट हो रहा है। क्या हो रहा है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो एसोसिएट है वो 2 लाख का लॉस आ रहा है उसका एसोसिएट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है साथियों, इस 2 लाख के लॉस को बियर करने के लिए हमारे पास कोई बैलेंस ही अवेलेबल नहीं है, तो कहां से लॉस एडजस्ट करें, प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और हो गई सर कि सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का जब हमने 50,000 का लॉस एडजस्ट किया तो ये 50,000 का जो बैलेंस है ये नेगेटिव चले गया। ये साथियों कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी बैलेंस एज पर इंडेक्स 109 लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा आपका। तो ये अगर लॉस में आ गया है तो साथियों इसको क्या करो, एडजस्ट करो। क्योंकि सर हम इसे एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं, ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल हमने इसमें हैवी लॉस एसोसिएट वाला एडजस्ट कर दिया था। अगर हम ये ना करते तो आज ये सिचुएशन आती नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हम ये बोलेंगे भैया पिछले साल हम ज़्यादा ही क्रूर हो गए थे, इस पे ज़्यादा ही हार्श हो गए थे, ज़्यादा ही लॉस इस पे डाल दिया, इसलिए बेचारा पूरा ही दब गया। हमने कहा इसे रिवर्स करो ताकि इसका बैलेंस जीरो आ जाए, तो हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है सर, रिवर्स कर देंगे। और जो हमारा लोन गिवन है 1 लाख का बैलेंस था, तो इसके लिए हम बैलेंस से लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, लॉस को एडजस्ट कर लिया। तो साथियों हमारे पास जो 2 लाख का लॉस अवेलेबल था इस साल एसोसिएट में, उसमें से केवल 1 लाख का लॉस हम एडजस्ट कर पाए, वो भी 50,000 का हमें रिवर्स भी करना पड़ गया। तो नेट में हम 50,000 का ही लॉस एडजस्ट कर पाए। यानी इस साल जो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस है साथियों, वो आपका 1,50,000 का है। अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस इस साल आपका 1,50,000 का है। इस लॉस को आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाए, लॉस कहीं भी अलोकेट नहीं हुआ। ठीक है, ईयर 3 में चलते हैं। ईयर 3 में साथियों सारा हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस सारा नील था। अब साथियों दिन बदले, दिन आए सतरंगी। अब हमें प्रॉफिट होने लग गया। तो प्रेफरेंस में आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लोन गिवन में आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ईयर 3 में ये तो वैल्यू बढ़ गई है और यहाँ कोई लॉस नहीं है साथियों। कमाल हो गया। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा साथियों जब हमें लॉस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है खैर। लेकिन साथियों पिछले साल का ईयर 2 का जो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस था वो हम इस साल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस था हमारा लास्ट ईयर का, वो इस साल एडजस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया 1 लाख से, यहाँ 50,000 से एडजस्ट हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया नील लाख। अब साथियों कोई लॉस नहीं बचा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब सब नील बटा सन्नाटा। अब देखते हैं ईयर 4 में, दिन अच्छे आ गए साथियों। इसमें 50,000 का प्रॉफिट, इसमें नील, इसमें 10 लाख का प्रॉफिट। एसोसिएट अब प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो साथियों कैसे दिखाना है देखो, ईयर 4 में इसने 50,000 का दिखा दिया। ठीक है, अब ये 10 लाख का प्रॉफिट क्या सारे के सारे हम इक्विटी में डाल दें? आंसर इज नो। साथियों जो दुख के टाइम में हमारे साथ थे ना, आज हमारा सुख का टाइम है, तब भी हमें उन्हें याद रखना है। ठीक है,
तो साथियों हम पहले ये देखेंगे दुख के टाइम में कौन हमारे साथ कितना था। तो ईयर 1 में प्रेफरेंस हमारे साथ 4.5 लाख 1.5 लाख इतना हमारे साथ था। ईयर 2 में हमें 0.5 का रिवर्स करना पड़ा प्रेफरेंस में से। ईयर 3 में 1 लाख का लॉस ईयर, ठीक है, 3 साल का। तो टोटल जो लॉस प्रेफरेंस ने एब्जॉर्ब किया वो 5 लाख था और लोन ने जो एब्जॉर्ब किया वो 3 लाख था। तो साथियों इतना लॉस इन्होंने एब्जॉर्ब किया था। तो सबसे पहले आज हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, इस प्रॉफिट में 5 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हम इनको देंगे। तो सबसे पहले साथियों 5 लाख 3 लाख इनको दो। इसकी कैलकुलेशन यहां दिखा दी। अब 10 लाख में से 2 लाख बचा, इसको डाल दो आप इक्विटी में। ये करने के बाद आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये हो गया ईयर 4। अब लास्ट है हमारा ईयर 5। ईयर 5 में तो सब कुछ चंगा ही चंगा है साथियों। ईयर 5 में भी कुछ है क्या? ईयर 5 में यहाँ 30,000 का प्रॉफिट, यहाँ 10 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पे साथियों ईयर 5 में यहाँ हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट दे दिया सबसे पहले प्रेफरेंस में। इसका वैल्यू आ गया ये है, इसका वैल्यू एज इट इज 3 लाख है। और जो हमारा इक्विटी है साथियों 2 लाख। अब सारा का सारा प्रॉफिट ये ले जाएगा। तो साथियों ये हमारे अच्छे दिन आ गए। ठीक है, जो रियल लाइफ में कमी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले फ्लो क्या चलता है इस क्वेश्चन का आपको वो दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में हमारा सेट टाइम रहता है, एसोसिएट में लॉस रहता है, फाइनेंशियल एसेट में लॉस रहता है। फिर मिडल में क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस होने लग जाता है। यानी साथियों हमारे पास इतने ज़्यादा लॉस हो जाते हैं कि उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होता। और फिर हमारे दिन आते हैं प्रॉफिट के। ठीक है, तो इस फ्लो में ये क्वेश्चन चलता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में हिला पाओगे, नहीं तो साथियों अगर केवल ऑडिट करके जा रहे हो और एग्जाम में इसको लिखने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रायता फैलेगा। तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन में रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इस चैप्टर में कोई इतना दम नहीं है। ठीक है, सिद्धि सा चैप्टर है। तो मिलते हैं साथियों, एज पर यूर डिमांड जो भी आपको चाहिए हो साथियों कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। आपके साथ में वो रिवीजन सीरीज लेके आ जाऊंगा। काफ़ी कुछ मैं सीए फाइनल एफआर स्टूडेंट्स के लिए करना चाह रहा हूँ साथियों। और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। टेलीग्राम लिंक से जुड़े रहो साथियों, अपडेट वगैरह मैं करते रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं साथियों एनर्जी के साथ। गुड डे, टेक केयर।